पिया टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान है। वो खूबसूरत भी हैं, खूबसूरत भी हैं और अपने बिजनेस में उन्होंने जो स्टैंड लिया है और जो उन्होंने सक्सेस पाई है उसके लिए आज हम रूबरू हो रहे हैं। और जो हमारे फॉलोअर्स हैं और व्यूअर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, आज आपके सामने में जो एक हमारी मेहमान आई है उनका नाम है डॉक्टर रूपाली। डॉक्टर रूपाली, वेलकम टू पीआर टॉक शो। थैंक यू सो मच। आज आप आई हमारे पास में, आज हमसे बात कर रही हैं पीआर टॉक शो पे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए, अपने प्रोफेशन के बारे में। और आपने यहाँ तक सक्सेस, यू आर ए डॉक्टर एंड इन फार्मा इंडस्ट्री, आपने डॉक्टरेट करा हुआ है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में, एनालिसिस पे। और जो करियर आपकी रही है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और कामयाब रही है। तो आप अपने बारे में बताइए, अपने करियर के बारे में बताइए और स्ट्रगल जो आपने किया है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का ये अवसर दिया है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मिडिल क्लास फैमिली। और बचपन से मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने का मतलब बचपन से बहुत ही बर्निंग डिजायर है, मींस आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन माय लाइफ। तो लेकिन मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी और कोई गाइडेंस नहीं था, और मुझे आई वाज नॉट नोइंग दैट व्हाई व्हाट एंड हाउ ऑफ माय लाइफ। और लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उसे जानने के लिए। और after my marriage I started my career in pharma industry. At that time I was not having the knowledge of this industry. This industry was totally new to me, एंड कैसे एचपीएलसी चलाना है, कैसे जीसी चलाना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना है, कैसे मेथड डेवलपमेंट करना है, कैसे स्टेबिलिटी स्टडीज करना है, रेगुलेटरी ऑडिट्स क्या होते हैं, डीएमएफ फाइलिंग क्या होती है, रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस क्या होते हैं, सीजीएमपी क्या होती है, ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। आई वाज टोटली न्यू। तो एक टाइप का स्ट्रगल तो ये था कि सब नया था और सब सीखना था स्टार्टिंग से। दूसरा ये था कि मैं अपने लाइफ के एकदम इनिशियल फेज में थी। मीन्स मुझे ऑफिस जाने के लिए मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना पड़ता था। मीन्स इतने सारे मतलब बस चेंज करना, और फिर मीन्स देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन माय लाइफ। जी। और पर्सनल लाइफ में भी व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो शादी के बाद फिर आई वाज इन जॉइंट फैमिली। और फिर उसके बाद व्हेन आई बिकेम द मदर, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आई वाज डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स विद साइनोजन ब्रोमाइड, एंड सो अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स मींस प्रोफेशनल पर्सनल, और हर टाइप की स्ट्रगल करके उनको ओवरकम करके आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। और अभी भी मतलब लाइफ में स्ट्रगल तो कंटिन्यू ही रहती है। ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह से आपने अपने आप को प्रूव किया है, बिकॉज आपके वक्त में उतनी प्रिविलेज नहीं मिलती होगी जितने मेल बच्चे को मिलती थी। लेकिन हाँ, आपने अपने आप को प्रूव किया कि यस, एक लड़की भी अगर एक अरमान, एक अपनी ऑब्जेक्टिव विजन और मिशन लेके चलती है तो वो कामयाब हो सकती है। लेकिन कामयाबी में सबसे पहले जो कामयाबी का सेहरा मिलता है वो उनको मिलता है जो खुद होते हैं, जो आप हैं। फिर आपको जिन लोगों ने सपोर्ट किया, आपके माँ बाप हैं या भाई बहन हैं या फिर और फैमिली मेंबर्स हैं, बाद में हबीज आए आपके, वो भी आपको, हबी ने भी आपको काफी सपोर्ट किया होगा। लेकिन पहला सेहरा आपके सर जाता है। तो कभी आपको लगा कि बीइंग ए वुमन और बीइंग ए गर्ल कहीं पे आपको पार्शलिटी होती दिखी अपने लाइफ में, प्रोफेशनल करियर में, या बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, ऐसा कभी लगा आपको? मतलब एज अ वुमेन करके मतलब आई मतलब मेरी ऐसे आदत है कि मैं हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब मेरा ऐसा है कि बीइंग अ लेडी, जैसे घर भी बैलेंस करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। मतलब जैसे जब मेरी बेटियां 2.5 महीने की थी, 3 महीने की थी, तब से मुझे जॉब मतलब उनको छोड़ के जाना इट वाज अ वेरी पेनफुल। और प्रोफेशन में काम करते समय भी मतलब ऐसा बहुत डिफिकल्ट होता है कि बच्चों के साथ मतलब वो काम करना, कि मेल जो रहते हैं वो मतलब वुमेन्स के लिए काम करना थोड़ा डिफिकल्ट इसीलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे विमेन्स बहुत कम होती है। और जी। सपोर्ट के लिए जैसे मेल होते हैं तो वो उन लोग काफी सब होते हैं, उन लोग मिक्स भी होते हैं। और जैसे आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जबलपुर,
तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड की भी थी, तो मैं बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, मतलब काम में से रिलेटेड करती थी, तो मतलब ऐसे सपोर्ट लेने के लिए भी थोड़ा मतलब नहीं, बीइंग वुमन थोड़ा सा ख्याल तो रखना पड़ता है, बीइंग गर्ल के, ज्यादा हम किसी से मिले जुले ना, और थोड़ा शहर का भी असर पड़ता है। आप जबलपुर से थी तो थोड़ा सा आपको वैसा लगता होगा, और जैसे जैसे इंसान शहर चेंज करता है, बड़े शहरों में आते हैं, तो ज्यादा फ्रैंक हो जाता है इन सारी चीजों। मुझे पूछना है कि आप अभी आपने अपनी करियर में बहुत सारी कंपनियों को चेंज किया है, रूसन में भी किया है आपने, बहुत सारी और कंपनी में किया है आपने, बहुत सारे यूएसएफडीए ईएमई ऑडिट करा है आपने, आपने ग्लोबली मतलब जितने भी स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है उनको फेस किया है इंस्पेक्शन में। अब आपने अपनी कंपनी भी लॉन्च करी है, तो आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि इससे पहले कि आप किन किन कंपनियों में काम करा वो बताएं, और फिर ये बताएं कि आपने अपनी कंपनी में क्या करती हैं आप। ओके, तो मैं सबसे पहले तो 11 साल तक एलेम्बिक फार्मा में जॉब करती थी, मतलब उसमें मैंने एज ए क्यूसी में अपना करियर स्टार्ट किया। क्यूसी के बाद मैंने मतलब स्टेबिलिटी में काम किया, स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट में, कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट। उसके बाद फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में काम किया, एडीएल में, एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी में काम किया एलेम्बिक में। फिर उसके बाद मैं रेगुलेटरी अफेयर्स में गई, मतलब यूरोप, मतलब मेरा ट्रांसफर यूरोप मार्केट में हुआ था, और फिर उसी में मैंने यूरोप मार्केट की तरफ से आई वाज रिप्रेजेंटेटिव मींस रेगुलेटरी पर्सन इन प्लांट कंप्लायंस आल्सो। तो 11 साल तो मैंने एलेम्बिक में काम किया। फिर उसके बाद मैंने एपोथिकॉन फार्मास्यूटिकल्स में काम किया। फिर उसके बाद मैंने एपिकोर फार्मास्यूटिकल्स में काम किया, वहां पर मैं एज ए कंप्लायंस हेड काम करती थी, और लास्ट इंस्पेक्शन हमने विद 0483 क्वालिफाई किया था। और फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के मैंने खुद की अपनी कंपनी स्टार्ट की, और द विजन, my mission of my company is to help the pharmaceutical industries to achieve the compliance in cost effective manner. And मेरा vision है कि vision is the word in which every pharma industry will manufacture the product of the good quality and free of non-compliance, or in the word in which every pharma professional will live the life with legacy, fulfillment and abundance. आप जब एपिकोर में काम कर रही थी, यूएसएफडी अप्रूव्ड प्लांट था एपिकोर, मैंने एपिकोर को विजिट किया था जब वो संजय भार्गवा जी थे उस वक्त। ओके शायद आपने देखा नहीं होगा मुझे, लेकिन मैंने जब इनिशियली उनको मिला था यूएसएफडीए, मैं वहां गया था और मैंने देखा था, मुझे पसंद आया था कि बहुत बढ़िया काम हुआ है। और आप लोग मेरे ख्याल से यूएस के लिए ही सिर्फ काम कर रही थी वहां पर उस वक्त। हाँ, मतलब जब मैं वहां पर थी तब हमारा जो फोकस था वो यूएस मार्केट था उस समय। तो आप ये बताएं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है और आपकी कंपनी क्या सर्विस देती है। मेरी कंपनी का नाम, मैंने अभी तो मेरा नाम ही रखा है डॉक्टर रूपाली परांजपे पे। और मेरी कंपनी में जो सर्विस प्रोवाइड करती हूँ मैं, जो यूएसएफडीए इंस्पेक्शन की प्रिपरेशन में हेल्प करती हूँ, प्री इंस्पेक्शन ऑडिट करती हूँ, उनका रिस्क असेसमेंट करती हूँ, और क्यूए क्यूसी वेयरहाउस की एसओपी प्रिपरेशन का काम होता है तो वो भी मेरी कंपनी करती है। और आई वर्क ऑन द माइंडसेट ऑफ द पीपल, मतलब मेरा फोकस ये रहता है कि रूट कॉज पे काम करूं, मतलब प्रॉब्लम्स जो रहती है वो सिम्टम्स होती है, जो एक्चुअल रूट कॉज रहती है वो डिफरेंट रहते हैं। और तो वही मैंने मेरी फैक्ट्री को तैयार करते हैं ऑडिट के लिए, जो ईएमई के लिए होता है, जिसको यूरोपियन जीएमपी चाहिए या फिर टीजीए चाहिए या यूएसएफडीए यूके में चाहिए, राइट? फिलहाल मैं यूएसएफडीए इंस्पेक्शन के लिए मेरा जो फोकस है वो यूएसएफडीए इंस्पेक्शन है, और मेरी बुक में भी मैंने पूरा यूएसएफडीए इंस्पेक्शन को एग्जांपल लेके ही मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है सारे चैप्टर्स में। वेरी गुड। तो क्या यूएसएफडीए या जो भी आपने बताया यूके में टीजीए या जितने भी यूरोपियन जीएमपीज हैं, तो इनके लिए आप फॉर्मुलेशंस मींस फिनिश फॉर्मुलेशन का करती हैं प्रिपरेशंस कंपनी के लिए, या फिर एपीआई का, या दोनों का? अभी जो मेरे प्रोजेक्ट रहे हैं वो तो मेरा फोकस पूरा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग पे रहा है। जी, अच्छा, एपीआई मतलब टारगेटेड है अभी भी? हाँ अभी भी है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो फॉर्मुलेशन में भी है, जैसे टेबलेट कैप्सूल है। तो यदि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट मिले तो आई वुड लव टू वर्क फॉर देम आल्सो, मींस आई वांट टू हेल्प देम इन कंप्लायंस।
so compliance on regulatory inspection and regulatory guidance and trainings also. बहुत ही चैलेंजिंग काम है यूएसएफडीए के इंस्पेक्शन का प्रिपरेशन कराना और एक कंपनी को तैयार करना और उसको फेस करना, उसको पास कराना। और आपने बड़ी कंपनियों में काम करा है, तो अच्छा आपने रूसन में भी काम करा है, रूसन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर रूसान फार्मा जो है वो दैट वाज माय क्लाइंट, तो लास्ट ईयर आई वर्कड एज अ रेगुलेटरी कंसल्टेंट देयर। सो मैंने जॉब जो किया है वो एलेम्बिक, एपोथिकॉन, एपिकोर में किया है। तो उसके बाद की जो कंपनीज है तो उसमें मैंने एज ए कंसल्टेंट काम किया है, सर्विसेज की है। सो आपको एज ए एक्सपीरियंस कंसल्टेंट काम करना कैसा लग रहा है? बिकॉज जब आप काम कर रही थी एज एन एम्प्लॉय और जब आप एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हो गई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है काम करके? अभी अभी कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट इन द सक्सेस ऑफ मोर ऑर्गेनाइजेशन। मैं ज्यादा कंपनियों के लिए एक साथ काम कर सकती हूँ। यानी ऐसे जब जॉब करते हैं तो आई वाज यूज्ड टू थिंक अबाउट ओनली, मतलब एक कंपनी में काम कर रहे हैं और मोर फोकस वाज फॉर आवर फैमिली। लेकिन अब जब हम एंटरप्रेन्योर होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सर्व करें। तो क्या है कि वो एंगल चेंज हो जाता है बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स आर सर्विंग द सोसाइटी। जी जी। मतलब ये बिजनेस है लेकिन बिजनेस इज आल्सो स्पिरिचुअल। द मोर यू विल हेल्प द मोर यू विल ग्रो। जितना ज्यादा आप दूसरों की सक्सेस के लिए काम करेंगे और उनको रिजल्ट मिलेगा तो वो आपकी सक्सेस होती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो हम ये कहें कि जय महाराष्ट्र। यस आई एम। मैं दर्शकों को बता दूं कि आप महाराष्ट्र से हैं और उसके बाद आपकी सिटीजनशिप नहीं बोलेंगे हम, बल्कि बोलेंगे कि आपको महाराष्ट्र के बाद आपको एमपी जाना पड़ा। फिर आज 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 जो आप हैं वो गुजरात वडोदरा में हैं। तो आपने 3 स्टेट को चेंज किया है। अब ये बताइए आपको गुजरात में कैसा लग रहा है? क्योंकि अमिताभ बहुत बच्चन तो अच्छा बोलते हैं लगता कि है। कुछ दिन आओ गुजरात में रहो। तो किसने सुना मुझे नहीं पता, लेकिन आपने तो सुन लिया। हाँ। तो कैसा लग रहा है गुजरात गुजरात? गुजरात बहुत अच्छा। एक्चुअली जब मेरी शादी होके मैं आई थी तो एक तो लैंग्वेज थी वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी जी और फर्स्ट टाइम एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और फर्स्ट टाइम मैंने जो संक्रांति में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल देखा तो आई वाज जस्ट मैड कि कितना अच्छा लगता है। मतलब मुझे एकदम सपने जैसा लगता था। और उसके बाद यहाँ पे जो गरबे होते हैं और सब लोग डांस करते हैं तो कल्चर इज वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ का जो मतलब खाना है वो दैट इज ऑल्सो वेरी डिलीशियस एंड वेरी टेस्टी। तो गुजरात तो बहुत ही अच्छा और फार्मा के लिए तो बहुत अच्छा है। और आई एम सो ब्लेस्ड और आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड कि मैं मेरी शादी गुजरात में हुई। और यहाँ फार्मा के लिए भी इतना स्कोप है आगे बढ़ने के लिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का हब है गुजरात। तो आई लव गुजरात वेरी मच। यानी अमिताभ बच्चन को आपने पूरी तरह से फॉलो किया, आपने शादी भी कर लिया गुजरात में आके, हैं? कुछ दिन नहीं रहो, अपने तो परमानेंटली रहने का इंतजाम कर लिया। हाँ, वेरी गुड, नहीं रहना है। वेरी वेरी गुड। आपको आपकी कुछ मेमोरी है आपके बचपन की जब आप महाराष्ट्र में थी? मैं बहुत छोटी थी जब महाराष्ट्र में थी। यानी उस समय का मुझे इतना ज्यादा याद नहीं। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में मतलब मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं, मेरी सिस्टर वहीं रहती है, मतलब मेरी सारी फैमिली महाराष्ट्र में रहती है। तो महाराष्ट्र में मीन्स कहाँ रहती है? हाँ। महाराष्ट्र में कहाँ रहती है? पार्डन? महाराष्ट्र में कहाँ रहती है? महाराष्ट्र तो काफी बड़ा है। पुणे में है। पुणे में है, मेरी ओके parents, ओके। हाँ। तो मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा तो अभी रिटायर हो गए हैं और ही वाज वर्किंग इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ही वाज इन डिफेंस, तो गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। अच्छा अच्छा। और मम्मी तो मेरी हाउसवाइफ थी। लेकिन वो हमेशा इंस्पायर करती थी कि लाइफ में कुछ करना है। मतलब वो पढ़ना चाहती थी लेकिन वो इतना मतलब फिर वो जमाना अलग था लेकिन उन्होंने हमें बहुत पढ़ाया। इवन सब बोलते थे कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दो लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया बिकॉज बहुत बड़ी हम बात लोग भी पढ़ना चाहते थे। तो है, और बहुत उन्होंने बड़ी बात इतने है। संस्कार की आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट किया। तो मैं सैल्यूट करता हूँ आपके मम्मी पापा को कि उन्होंने आपको पढ़ने का पूरा फ्रीडम दिया, सपोर्ट दिया और आप खुश हैं, आज आज कामयाब भी हैं, आपने पढ़ लिख भी लिया है, प्रोफेशनली भी बहुत कामयाब हैं, आज आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अपने हबी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? अरेंज मैरिज था आपका? हाँ, अरेंज मैरिज था हमारा। तो हमारे पेरेंट्स ने मतलब किया था। काफी दूर से आप महाराष्ट्र से आप गुजरात आ गई?
मतलब मैं तो फ्रेंच काफी एमपी में लंबा हुआ। थी, एमपी में थी, और ये गुजरात में। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? वो मैकेनिकल इंजीनियर है, और मतलब अ, और वो मतलब अभी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। वेरी गुड। आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देखिए, लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दो रीजन से आते हैं। एक रीजन तो ये है कि फार्मा इंडस्ट्री बहुत लिक्रेटिव है। मैं बोलूंगा कि पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जैसी इंडस्ट्री है ही नहीं है, क्योंकि इसमें ये रिसेशन नहीं होता है जनरली। जैसे अब शेयर मार्केट होता है ना, कभी या तो आसमान पे गया या तो जमीन पे गया, या तो अर्श है या तो फर्श है, वो ये ऐसी कहानी होती है उसकी। आईटी इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होता है, वो कभी कभी एकदम डाउन चला जाता है, सारी नौकरी खत्म हो जाती है। आप सर्विस इंडस्ट्री में भी जनरली ऐसे ही होता है कि अप्स एंड डाउन्स काफी लगे रहते हैं। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री बहुत स्टेबल इंडस्ट्री है, और कभी हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं करती है, बल्कि वो ऐसे ग्रो करती है। इवन कोरोना काल में भी कुछ चला या नहीं चला, दवाइयां तो बहुत चली है। यानी ग्रोथ जो है वो 20% का भी लेके गया है ऊपर। और इंडिया को आज के डेट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लाइफलाइन कहा जाता है, लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइफलाइन के लिए आप सब लोग हैं जो लाइफलाइन बनाया हुआ है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 10 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन करेंसी अर्नर भी है इंडिया। तो इंडिया के बारे में अगर हम बताएं तो इंडिया को एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरे इंडिया को पूरी दुनिया में रेस्पेक्ट देती है। यानी दुनिया का कोई भी फार्मेसी ऐसा नहीं है जहाँ पे इंडियन मेडिसिन नहीं है। और सबसे अच्छी मेडिसिन अभी इंडिया की है। और सबसे ज्यादा जो बायर है, सबसे बड़ा बायर जो अमेरिका और यूरोप और रशिया है। तो क्वालिटी के बारे में तो सवाल ही नहीं है कि क्वालिटी खराब या अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है हमारी। अब ये बताइए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको क्या अट्रैक्ट किया था, कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करियर बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है, या आपका पैशन भी था साथ में? सर, एक्चुअली क्या है कि मैं जब जबलपुर में थी तो वहाँ फार्मा इंडस्ट्री तो थी नहीं, और इतना मुझे उसके बारे में मालूम ही नहीं था। तो मैं जब मतलब एमएससी करने के बाद आई वाज टेकिंग ट्यूशंस लेती थी, और मैं आई वाज वर्किंग ऑन द न्यूज चैनल, तो एज ए न्यूज रीडर एंकर मैं काम करती थी। तो जब मैं वहां से यहाँ आई गुजरात में, तो मैंने एमएससी किया हुआ था, तो मतलब मेरे मतलब ये ऑप्शन था कि मैं पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। तो उस समय मुझे इतना फार्मा इंडस्ट्री के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, मतलब ये टोटली न्यू था। जी जी। तो मैंने बाय डिफॉल्ट यानी वो ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद मैं उसमें गई तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आया, और नाउ इट इज माय पैशन एंड मिशन। वेरी वो गुड। मेरा पैशन और मिशन बन गया है वो। आज आप खुश हैं फार्मा इंडस्ट्री में? Yes, सबसे खुश इसलिए हूँ क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं। इट इज अ लाइफ सेविंग इंडस्ट्री, यानी जी, इट इज वर्किंग फॉर द सोसाइटी। यदि हमें बहुत बढ़िया। अलग से सोशल वर्क करने की जरूरत ही नहीं है जो फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं। हमारा जो वर्किंग आवर्स रहते हैं वही, मतलब हम लोग यदि देखें तो 10 से 12 घंटे तो नॉर्मल होते हैं, और हम लोगों के लिए उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इट इज मैं ऐसा मानती हूँ कि ये तो इट इज एज ए सोशल वर्क ही है। भले हम अपना करियर सोचते हैं, लेकिन इट इज जी जी जी। वर्किंग फॉर द सोसाइटी। ये बहुत बड़ी बात बताई कि हम लोग पैसे तो कमाते हैं, पैसे तो कमाने के लिए और भी बिजनेस है। लोग शराब बेच के भी पैसे कमाते हैं, गुटखा और तंबाकू बेच के भी कमाते हैं, सिगरेट बेच के भी कमाते हैं। लेकिन हम लोग दवाइयाँ बेचते हैं, और दवाइयाँ जो होती हैं जनरल लोगों की जिंदगी को बचाती है, और हम पैसे भी कमा रहे हैं और हम दवाएं भी ले रहे हैं। तो हम तो बहुत पैशनेट हैं। अगर हमारे बारे में पूछे तो मैं तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। और अच्छा लगा मुझे जान करके कि आप भी बहुत पैशनेट हैं अपने फार्मा इंडस्ट्री को लेकर के। तो बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है। आपका कोई सवाल है हमारे से या फार्मा इंडस्ट्री से? आपको लगता है कोई सवाल करना चाहिए? नहीं, मेरा यही मैसेज है जो मैंने मेरी किताब में भी लिखा है जी कि जी, हाँ, मतलब आप किताब के बारे में बताएं। आपने किताब भी लिखा है, और आज आपके लिए खुशखबरी का दिन भी है। हाँ, यस। आप बताइए बताइए बताइए। या एक्चुअली मेरी बुक अभी जो आने वाली है जल्दी ही, ब्लू ओशन ऑफ कंप्लायंस है। तो फिर से ये बताइए। ब्लू ओशन ऑफ कंप्लायंस, ब्लू ओशन ऑफ कंप्लायंस। या तो ये मैं बुक जस्ट आने वाली ही है। और
अभी उसका प्री बुकिंग भी अमेजोन पे स्टार्ट हो गया है। क्या बात है। और इस ये जो बुक कभी हुआ, मैंने अभी लिखी हुआ है, या कभी हुआ? जस्ट अभी आपका जो इंटरव्यू स्टार्ट होने के पहले, और एक मतलब ऑर्डर भी आना स्टार्ट हो गए। अरे वाह, तो आपका जो मुबारक। ये है वो बहुत मतलब एक बहुत अच्छे मूड पे हुआ है। आपका जो इंटरव्यू आप लोग ले रहे हैं बहुत अच्छा, मेरे लिए लकी प्रूव हुआ। और बहुत ये जो बुक मैंने लिखी है वो रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस की प्रिपरेशन के लिए, और इसमें एकदम इनोवेटिव थॉट प्रोसेस है। इसमें जो 6 चैप्टर्स है, तो इसमें मैंने प्रेजेंट किया कि व्हाई द रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस आर हैपनिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस, व्हाट आर द एनफोर्समेंट एक्शंस, लवली। और वो एनफोर्समेंट एक्शंस कितने होते हैं, कितने टाइप के सुपर। होते हैं, और फिर क्या रीजन है नॉन कंप्लायंस का, और उसको कैसे हम मतलब सॉल्व कर सकते हैं नॉन कंप्लायंस प्रॉब्लम्स। और यदि ये बुक जो है वो मैंने मेरा जो टारगेट था वो फाउंडर्स और सीईओज और कंपनी ओनर्स के लिए लिखी है, बट इट इज आल्सो यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो। तो फार्मा इंडस्ट्री में जिस भी लेवल पे यदि कोई भी काम कर रहा है, तो वो हर पर्सन के लिए ये बुक बहुत यूजफुल है। और इससे एकदम इनोवेटिव थॉट प्रोसेस का सबको पता चलेगा, और हो सकता है कि बहुत सालों से जो प्रॉब्लम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये बुक पढ़ के वो एकदम से मिनट्स में क्लिक हो जाए, और दे विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इट इज टोटली न्यू इनोवेटिव थॉट प्रोसेस। मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इंडियन, स्पेशली अगर हम बात करें, जैसे अभी यूक्रेन वार हो रहा है, यूक्रेन रशिया वार भी हो रहा है, तो उससे अफेक्ट कौन हो रहा है? पूरा यूरोप हो रहा है, पूरा अमेरिका हो रहा है, पूरी रशियन बेल्ट हो रही है। तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा इंडियन मेडिसिन चाहिए उनको, क्योंकि इंडिया ही है जो पूरी दुनिया को मेडिसिन देने में सक्षम है। ठीक है ना, बाकी लोग तो बम बारूद बेचते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा दवाइयां बेचते हैं। ठीक है, जो जिनको जो बेचने का मौका मिले। ठीक है, तो अभी आप जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप लोग वैसे लोग हो जो रेगुलेटरी कंप्लायंस करने में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत सपोर्ट दे सकते हो। और हाँ मेरा जी। मैन्युफैक्चर के साथ में दिल का रिश्ता है बहुत ज्यादा, रेगुलेटर्स और मैन्युफैक्चरर, मैं उन लोगों को बहुत दिल के करीब रखता हूँ। तो आप जैसे लोग रेगुलेटर्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरर को भी सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली क्या है, इंडिया में जो जितनी भी क्वालिटी अच्छी हुई है उस पर डिपेंड रेगुलेटर्स ही करते हैं। अगर रेगुलेटर्स हमारे अच्छे हैं तभी तो वो रेगुलेटरी कंप्लायंस करने में लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। रेगुलेटर्स से मतलब सिर्फ यही नहीं होते हैं जो रेगुलेटरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर एज ए रेगुलेटर रेगुलेटरी एजेंसी में काम कर रहे हैं। आप सब लोग मिल करके भी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया आज के डेट में जो यूएसएफडीए अगर हम बोलते हैं, तो सीडीएसयू का भी काफी बड़ा नाम होता है। तो उनकी भी जो कंप्लायंस होती है उसमें आप लोग और कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अल्टीमेटली देश और दुनिया में इंडिया का नाम करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और जो किताब आपने लिखी है, तो वो एक ऐसी किताब है जो अपने आप में ब्लू सीजन, राइट, ब्लू ओशन, ब्लू ओशन ऑफ कंप्लायंस। ब्लू ओशन ऑफ कंप्लायंस, मतलब ये रेगुलेटरी कंप्लायंस के बारे में ए टू जेड दे दी है, ओशन है ये। तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, और हम आपको अपकमिंग फार्मा रत्न यूनिवर्स में इनवाइट करेंगे, और वहां पे आप ग्लोबल सिटीजन के बीच में आएंगी और आप अपने किताब का दोबारा से वहां पे लॉन्च करेंगी। एक ग्लोबल लॉन्च होगा आपका, एक नेशनल लॉन्च हो गया, एक ग्लोबल लॉन्च होगा। उसकी एक हमें अच्छा लगेगा कि आप जैसे लोग आए और भी लोग आपको फॉलो करें वहां पे, और जो आपका कंट्रीब्यूशन है ज्यादा बढ़े। अब हमारे भी देखिए इंडस्ट्री में काफी अच्छे रिलेशन है, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। तो हम भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे फायदा उठाएं और आप लोगों को सपोर्ट करें। रही बात फार्मा रत्न यूनिवर्स अवार्ड की, तो नॉमिनेशन ओपन है, तो आप नॉमिनेशन कर सकती हैं अपने लिए। तो ताकि देखिए हम हमेशा फीमेल को ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम कहते हैं कि थैंक यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि देखिए आप जैसे लोग जब आगे आएंगे, देखो क्या होता है ना कि फीमेल में टीमिंग ऑलरेडी होती है। एक घर को चलाने के लिए अगर एक मर्द को दिया जाए ना, तो वो ना सबसे लड़ाई कर लेगा। फीमेल क्या होती है, घर को भी चलाती है, समाज को भी चलाती है, आजकल देश भी चला रही है। तो चलाने में तो है, इसमें कोई दोराय नहीं है। आप लोग कहते हैं ना वो गॉड गिवन गिफ्ट होता है। तो आप लोग जितना आगे आएंगे बिजनेस में उतना ज्यादा तरक्की करेगा। मेरा फार्मा में जब हम आए तो मेरा पीआर टॉक शो हमने शुरू किया था जब कोविड का टाइम था। मेरा अल्टीमेट एम ये होता है कि जब देश में बिजनेस होगा, नौकरियां मिलेंगी, गवर्नमेंट को टैक्स हो मिलेगा, तो नेचुरली है जब सब कुछ होगा तो देश तरक्की करेगा और दुनिया भी तरक्की करेगी। तो हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं। कोई पॉलिटिक्स प्रमोट करता है, कोई रिलीजन प्रमोट करता है, मैं बिजनेस प्रमोट करता हूँ।
क्योंकि बिजनेस प्रमोट करना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो सबको नौकरी मिले और सबको बिजनेस मिले और देश को टैक्स मिले। देश को टैक्स मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्कियां होंगी। तो आप जैसे लोग आगे आएंगे तो ज्यादा, मतलब मेरा कहने का है कि फीमेल ज्यादा आए आगे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं। घर का काम बहुत कर लिया, अब तो शादी ब्याह से पहले पूछना चाहिए मर्द से भी कि अब वो खाना पकाना आता है कि नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो उनको भी तो बनाना चाहिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है ना। कहते हैं गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन पहिए सही हैं तो सही। दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी ना। हाँ वो तो है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड यदि सपोर्ट नहीं करते तो मैं मतलब यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, बड़ी क्योंकि बात मुझे है। अभी भी मैं काम कर रही हूँ उसके लिए मुझे 12-12 दिन 15-15 दिन बाहर रहना पड़ता है। तो ही टेक केयर, मतलब वो मतलब संभाल लेते हैं। मतलब सब काम के लिए सब लोग होने के बाद भी उन्हें उनका एक्सेप्टेंस जरूरी है। और जब मैं प्लांट पे जाती थी, जब मैं सुबह 6:30 बजे घर छोड़ना पड़ता था, मेरी लड़कियां छोटी छोटी थी तो वो ही तैयार करते थे बच्चों को। तो ऐसा नहीं कि कभी मतलब उनका डिफरेंट ओपिनियन नहीं होता था, कई बार डिफरेंट ओपिनियन रहता है, लेकिन तो होता है। ओवरऑल यदि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तभी हम आगे जा पाते हैं। आज आज आप जहाँ पे हैं, मैं चाहूंगा कि जब हम दोबारा मिलेंगे आपसे तो आप से अगले लेवल की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आपकी कंपनी अभी कहाँ पे है, कितनी रेवेन्यू है और तब कितनी रेवेन्यू होगी। आज हम रेवेन्यू पैटर्न पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम आपके रेवेन्यू पैटर्न पे बात करेंगे कि आपने कहाँ से करियर शुरू किया था, कितने पैसे से करियर शुरू किया था, आप कहाँ पहुंची हैं और कल कहाँ पहुंचेगी। और मैं चाहूंगा कि आप रेगुलर फार्मा पीआर टॉक शो पे आए। और आप आए इसलिए आए कि बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे जो हैं वो पास आउट हो रहे हैं, बी फार्मा एम फार्मा या फिर पीएचडी, बट उनके पास में ना डिग्री जरूर है, बट नॉलेज जो है वो बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेने की वजह से जब बच्चे आते हैं तो वो सैलरी निगोशिएट नहीं कर पाते हैं। और जो देने वाला है वो भी क्यों दे सैलरी, ज्यादा सैलरी नहीं देता उसको, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन उसकी डिग्री से तो मतलब नहीं है ना। मतलब है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो लेकिन कंट्रीब्यूट करने के इसमें नहीं होते हैं। तो जब आप जैसे लोग होते हैं, जब आप उनको ट्रेन करेंगे, इंडस्ट्री को ट्रेन करेंगे, तो नेचुरली है कि वो दूसरे लेवल पे जाएगा। तो अच्छी बात है। आपके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी आपकी जो पॉइंट्स हैं, जो डिस्कशन है, थॉट्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो आपने बताया है, वो व्यूअर को भी बहुत पसंद आएगा। बस आप व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करें कि वो आपके वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ताकि मैं दोबारा फिर आपको इनवाइट करूं और आकर के फिर नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे हम बात करें आपसे। ठीक है, थैंक यू जरूर वेरी जरूर। मच फॉर ज्वाइनिंग प्योर टॉक शो। हम लोग दोबारा मिलेंगे किसी और टॉपिक पे और बात करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए हम लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। थैंक यू।